अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सैयद मेहताब हैदर से। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी किसी तूफ़ान से कम नहीं है। और आज के दिन बानी PTI इमरान खान से उनकी तीनों बहनों की बाकायदा मुलाकात हुई है एक बार फिर, और कुछ नए पैगामात भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। हुक्मरान कौन है जो इस वक्त निज़ाम हुकूमत चला रहा है, क्योंकि ख़बरों के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में हैं और नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। और इसी सूरत हाल पे ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, कौन चला रहा है मुल्क इस वक्त? तीनों बड़े जो लीडरान हैं, शख्सियात हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, तो इस वक्त कौन मुल्क को चला रहा है? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। आपको भी अच्छी तरह पता है जब सदर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो सेनेट के चेयरमैन उसका मकाम सदर होते हैं। अच्छा। और वज़ीर आज़म अगर चला जाता है तो पीछे पूरा सीनियर वजीर और काबिना मौजूद होते हैं। वो कौन है? ऐसा तो नहीं होता है कि खजाने की चाबी वज़ीर आज़म अपने साथ ले जाता है और तमाम दफातर की चाबी भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सीनियर वजीर का नाम पता है आपको, कौन है इस वक्त? देखिए, सिर्फ सीनियर वजीर नहीं चलाता है, पूरा काबिना चलाता है। अच्छा। सीनियर वजीर तो इसहाक डार साहब भी होंगे, कौन है कि मुझे नहीं पता किसको बनाया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मौजूद है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर महकमे का अपनी इंतजाम होते हैं, अपनी उसके वजीर होते हैं और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वजीर आजम का। ये सारी चीजें एक मैकेनिज्म की तरह हो रही है। कोई पहली मरतबा वजीर आजम या सदर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए कि आप इतने परेशान हो गए कि ना जाने अभी क्या होगा, कल सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेडियो ऑन होगा, टीवी ऑन होगा कि नहीं होगा। तो ये हुकूमती निजाम इसी तरह चलता है। मुझे नहीं पता कि आपकी शरारत उसमें कहाँ पर है, क्या करवाना चाह रहे हैं, वो जरा खुल के सवाल करें। इसमें शरारत की बात नहीं। मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। तो सिंध में इस वक्त क्या सिचुएशन है? सैलाब से निपटने के लिए सिंध की हुकूमत क्या कर रही है? थोड़ा सा अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल। सिंध हुकूमत को चलाने के लिए वज़ीर आला होता है। हर सूबे को चलाने के लिए इनके वज़ीर आला और काबिना होते हैं। आप देख रहे हैं पहले दिन जब पेशन गोई की है इंडिया में हमारे अदारे ने, तो उस वक्त से सिंध हुकूमत वज़ीर आला ने हर इलाके के MP MNA की ड्यूटी लगाई है, कुछ वजीरों की ड्यूटी लगाई है। वो मुसलसल इस सैलाब से निपटने के लिए, आवाम को वहां पानी की जगह से निकालने के लिए, कच्चे के एरिया से, ये सारी चीजें। और फिर रोजाना की सतह पे हमारे वजीर, हमारे मुशीर वो आपको ब्रीफिंग भी देते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी तरह पंजाब में भी मरियम नवाज साहिबा जो ना वो फील्ड में मौजूद है और इसी तरह वहां भी एक इंतजाम चल रहा है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वहां भी यही था कि वज़ीर आला और उनके वजीर मुशीर जो है ना वो ऑन ग्राउंड थे और लोगों को जो सहूलत देते सकते थे हुए। दोबारा मैं कहूँगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यकीनन सैलाब एक आफत है, यकीनन सैलाब एक आवाम के लिए एक मुसीबत है, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम को भी तो चलाना है। बार ममालिक के साथ जो है ना मुआहदे भी करना है, बार ममालिक को भी करना है। और फिर वज़ीर आज़म इतना अहम उसमें है। मैं नहीं बताऊँ, मैं बड़ा कंजूस हूँ वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए, लेकिन जो सूरत हाल इसराइल की तरफ से चल रहा है वो तो मिडिल ईस्ट का बाप बना हुआ है इस मरतबा, और जिस मुल्क में चाहे वो हमला कर सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह नेटो के तर्ज पे एक फौज बनी, चले हम उसके ऊपर फिलहाल बात हम वापस सैलाब की बात करते हैं। मंदोखेल साहब, अभी आप मिडल ईस्ट से वापस आ जाएं। यहाँ पे लोग आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं, आपकी हुकूमत के। मुख्तसरन ये जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल मेरे सामने है, इसके मुताबिक तो कच्चा जो के इलाके बलाई सिंध में दर्जनों गांव वहाँ पे डूब गए हैं और घोटकी में 20 से ज़ायद देहात जो हैं ज़ेर आब हैं। तगड़ बचाओ बंद के करीब जिम्मेदारा बंद टूट गया है, दर्जनों देहात वहाँ पानी में डूब गए हैं। और नौशहरों फरोज से इस वक्त 3,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है। और कंदकोट में 80% इलाके सैलाब की नज़र हैं। पन्नू आकल में कच्चे के इलाके सदोजा में पानी का रेला जो है 150 देहात में दाखिल हो गया है। तो इसके लिए
सिंध में आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, क्या उनको इस वक्त बनफ्स नफीस सिंध में मौजूद नहीं होना चाहिए था? अभी 4 दिन पहले आपने बिलावल भुट्टो साहब को देखा है और टीवी पे जो पंजाब से होता हुए सिंध के तमाम इलाकों का वो दौरे कर चुके हैं। हालांकि मेरे हिसाब से फील्ड में वजीर, मुशीर, MPA, MNA और वज़ीर आला मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने पंजाब की भी कई इलाकों को दौरा किए, सिंध की भी मुकम्मल दौरे किए। जो आदाद शुमार आप बता रहे हो, यकीनन ये आदाद शुमार हमारे सामने भी है, लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि पंजाब की जो सूरत-ए-हाल है और सिंध का उसमें थोड़ा फर्क है। पंजाब में अगर कोई आबादी को बचाने के लिए कोई बंद अगर में कट मार देते हैं तो वो पानी घूम फिर के वापस उसी दरिया में आता है। सिंध का सूरत-ए-हाल ऐसा नहीं है। अगर आप गुड्डू के मुकाम पे देख ले, सकर के मुकाम पे देख ले, वहां पनवाकिल के उससे वहां जमीन से तकरीबन 25-30 फुट ऊंचा जो है ना वो दरिया का लेवल है। वहां अगर कट लगाया जाए तो वो कट जो है ना वो वापस उस दरिया में नहीं जाएगा। तो दूसरी बात ये कि जो आपने गांव देहात के जिक्र की, यकीनन कुछ तादाद है कि ये पानी में, लेकिन आपको बता दूं कि दरिया सिंध के अंदर भी लोग आबाद है, वहां अंदर भी लोगों खेती करते हैं। पूरा साल जब सैलाब आते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है, वहां चीजें हटाई जाती है। जब सैलाब खत्म होता है, बारिश खत्म होती है, तो लोग वापस से दरिया सिंध के बीच में आके अपने घर भी बसा लेते हैं, अपनी फसलें भी करते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल यकीनन ये है। ठीक है, निपटने के लिए सिंध हुकूमत जो ना वो 24 घंटे मीडिया से भी राब्ते में, आवाम से भी राब्ते में, इमदादी टीमों से। चलें, ठीक है, चलें। मैं नियाजुल्लाह न्याज़ साहब की तरफ आना चाहूँगा। जी न्याज़ साहब, PTI का अपने सूबे में भी हुकूमत है, वहाँ पे भी इस तरह के शायद बड़े पैमाने पे तबाही तो नहीं हुई, मगर इसके बावजूद भी आपकी हुकूमत भी सैलाब की तबाहियों को निपट रही है। मतियुल्लाह जहाँ साहब, हमने तो कभी भी इन चीज़ों को, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, ये चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, KP के या बलोचिस्तान में हो, हमारा ही मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ से हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। मैं सिर्फ मंदो खैर साहब से ये पूछता हूँ कि 3 टर्म या 4 टर्म से इनकी हुकूमत है सिंध में, और एक गुज्जर नाला जो है अगर 2 घंटे की बारिश हो जाए तो एक गुज्जर नाला नहीं संभाला जाता। तो अब ये कहते हैं कि क्या किसी MNA या MPA के इलाके में जाने से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? तस्वीरें बनेंगी, फोटो सेशन होगा, यही होगा। भाई आपको मानसून अलर्ट आ गया था मई में, कम से कम 3-4 महीने आपको अलर्ट आ गया था। अभी आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, इसमें सब गवर्नमेंट को बैठ के ये सोचना चाहिए, इसका मतियुल्लाह जहाँ साहब इसका लाए अमल कोई नहीं कर रहा कि देखें ना, अब क्लाउड बस्ट होता है ना तो वो तो कहीं भी इधर बैठे भी सैलाब आ जाएगा। ये असम्बलियों में बैठे हैं, इसके लिए क्या लेजिस्लेशन हो रही है? देखें आपको ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, इसके लिए तो गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए। ये तो कुदरती आफात पाकिस्तान के लिए पहली, ये आखिरी दफ़ा भी होगी इस नस्ल के लिए और पहली दफ़ा भी। हम आइंदा नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? अब आपने जो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया है? अभी आपका ये शुरू होगा, जितने आपका नुकसान हुआ है इसके लिए या तो आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें और अगली नस्ल के लिए आप कहें कि जी हमने ये चीज़ बनाई। ये तो हर साल आप देख रहे हैं आता है सिंध। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब हम पानी का कहते हैं कि झील बना लो, डैम बना लो, उस टाइम भी मसला पोलिटिसाइज हो जाता है। जी पंजाब में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को आप डैम के हक में, कालाबाग डैम सर मैं कहता हूँ क्यों नहीं बनने चाहिए डैम बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आप अली अमीन गंडापुर साहब के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। मैं अली अमीन मैं तो इससे पहले भी कहता था ये कालाबाग डैम क्या था, हमारी गवर्नमेंट में 12 डैम बन रहे थे जब इमरान खान था, दिया मेर भाषा डैम और उसके बाद डैम, लेकिन उसमें कालाबाग डैम नहीं था। हम तो देखिए ना, उस कंसेंसस हो सकता है ना, बट मैंने ये नहीं है कि किसी पार्टी के साथ इस पे कंसेंसस करें। आपको एक डैम मिला हुआ है, आपने तो वो जो नहरें निकाली उस पर भी उसको पोलिटिसाइज कर दिया है। आप लाहौर, अच्छा आप नहरों के मंसूबे के भी हक में, हाँ तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा देखें आपने जो मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके आप सिंध और पंजाब जितने बड़े सूबे हैं, आपसे वो जिस तरीके से आप चला रहे हैं, आप कितने लोग हैं, अभी सिंध की बात करें ना, आप इंटीरियर सिंध में जाएं, लोगों को बेशक उनकी नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं होती, तो उन लोगों को अब ये बताएं ना, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात नहीं है, कौमी जमात है। इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पूरे मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनसे निपटने के लिए बतौर एक सियासी जमात उसने क्या किया है? देखें मतियुल्लाह जान साहब, ये बहुत ज्यादती है कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो आप लार्जेस्ट जमात है इस मुल्क की, उसके लिए आपको भी वहां नहीं जाने देते।
हम आज आपके इस प्रोग्राम में कहते हैं कि मीडिया के दो बंदे तो जाने दो कि खान साहब की इतनी बड़ी कुदरती आफात है, उनकी स्टेटमेंट तो आने दो। ये चाहते हैं कि खान की बहर स्टेटमेंट भी कोई ना है। अब उन्होंने कहा था अगर स्टेटमेंट आ जाएगी, लेट्स से कि अगर 2-4 मिनट की वीडियो उनकी रिकॉर्ड कर दी जाए और वो चंदे की अपील कर रहे हों तो क्या होगा? तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि चंदे की अपील के लिए कराएं वीडियो, नवाज शरीफ की भी कराएं, जरदारी की कराएं और इमरान खान की कराएं, तो फिर कहां चंदा आता है? मैं कहता हूं कि फंड रेजिंग में दुनिया में टॉप का वो लीडर है जो ऑनेस्ट अपराइट आदमी है, जिसके लिए हर बंदा, आप ये मीडिया पे चला के देख लें कि किसको लोग चंदा देते, तो उसकी स्टेटमेंट आने दें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया के लोग जाएं और खान साहब से, ये कुदरती आफात है, ये मुल्क के लिए आफात है, इसके स्टेटमेंट आनी चाहिए। क्यों मधुखेल साहब, आपको एतराज तो नहीं होगा कि अगर जरदारी साहब का भी एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें सैलाब जदगान की मदद के लिए, चंदे के लिए, नवाज शरीफ साहब का भी रिकॉर्ड कर लें और इमरान खान का भी? इसका जवाब जरा एक छोटी सी ब्रेक के बाद सोच के दीजिएगा। अब्दुल कादिर मधुखेल साहब, नियाजुल्लाह नियाजी वक्फे से पहले कह रहे थे कि अगर बड़े लीडरान जो हैं, नवाज शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी हो गए और इमरान खान, इनकी 2-4 मिनट की वीडियो बना दी जाए जिसमें वो सैलाब जदगान की मदद के लिए आलमी सतह पर अपील कर रहे हों, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। सैलाब जदगान के लिए आसिफ अली जरदारी और इनकी पूरा पार्टी जो है ना वो आवाम के दरमियान मौजूद है। नहीं, आप इस तजवीज की तायद करते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की 2-4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए, इसकी तायद करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ ये एक फजूल की गुफ्तगू है और कोई ना कोई बहाना चाहिए उनको। वो अगर वीडियो इमरान खान की बनाई भी जाए तब उसने गाली गलौज करना है सबको। और नहीं, जाहिर बात है अगर वो ऐसे करेंगे तो वो ऑनर तो नहीं होगी ना। उनको चुप ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दूसरी बात ये कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने, मैं तो नहीं चाहता था, नियाजुल्लाह नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड होगी तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वो पैसे इकट्ठे कर लेंगे सैलाब जदगान की मदद के लिए। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये होता है सजा याफ्ता मुजरिम की जो है ना वो इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। ये कानूनदान है, वकील, इनको अच्छी तरह पता है, न जाने ये गैर कानूनी बातें कैसे कर रहा है। दूसरी बात ये कि वो इमदाद उसने रोकने की कोशिश की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, उससे तो 40 अरब ज्यादा आ गए। तो अब ये जारी बात है उसने अपना शौकत खाना भी इमदाद के जरिए चलाना है, पार्टी भी। चले मधुखेल साहब, अगर इमरान खान की, मधुखेल साहब इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड ना भी करें तो चले नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी अपनी वीडियो चला के देख लें। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा। नहीं, इनको छोड़ें आप। सैलाब जदगान की मदद के खातर कर दिया उनको 2-4 मिनट की वीडियो नहीं हो सकती है सिंध के अवाम की खातर, पंजाब के अवाम की खातर? नहीं, मैं कहता हूँ ये फजूल की गुफ्तगू है। अब इस मौके पे जब ऑलरेडी पूरा हुकूमत मौजूद है, फील्ड में मौजूद है, वीडियो से क्या होता है खाम मैं कहता हूँ। अच्छा, ये बताएं प्राइम मिनिस्टर के, आप मुझे ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर के अकाउंट में, सैलाब जदगान के अकाउंट जो चीफ मिनिस्टर का है, सिंध हुकूमत का, उसमें कितने पैसे आए अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मुझे सवाल करते हो फिर आप जवाब के लिए आप मुझे मौका नहीं देते हो। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान पेशावर में जलसे के लिए इनको पास पैसे कम पड़ गए, वो शायद उसके लिए इकट्ठे करना चाहते हैं। और इससे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो ऐलान किया था वो पैसे किधर गए, जरा नियाजी साहब से पूछे। वो जो इमरान खान, वो टेलीफोन था, पता नहीं टेलीफोन था क्या बना था, वो जो उसके ऊपर पैसे इकट्ठे, वो पैसे किधर थे, कहाँ चले गए, कितने जमा हो गए, उसका हिसाब किताब कोई नहीं है। अच्छा, इमरान खान की आप स्टेटमेंट बाहर ना दें, एक मीडिया का बंदा भेज दें जो इमरान खान के साथ गुफ्तगू करके आ जाए और वही इमरान खान का बता देगा, मीडिया का बंदा कि इमरान खान ने, चलो आप कहते हैं उनका बयान बाहर ना आए, मीडिया का बंदा तो जा सकता है ना, ओपन ट्रायल में जा सकता है। अगला तो वकील है, कोई कानूनी इजाजत देता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम से जो है ना वो इंटरव्यू ले? ये तो साबिक चीफ जस्टिस ने इसने वीडियो कॉल के जरिए उसको सुप्रीम कोर्ट से खिताब दी। ये बच्चों वाले फार्मूले, ये बच्चों वाले फरमाइशें जो है ना वो चलें, ठीक है। न्याय साहब, वैसे एक बात है, आपने तो कह दिया कि इमरान खान की वीडियो बना के ले आए, लेकिन खान साहब हर दूसरे मौजू के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, तो आज तक उन्होंने सैलाब जदगान की मदद के लिए ट्वीट में चंदा क्यों नहीं मांगा? नहीं, चंदा इस वजह से नहीं मांगा होगा कि चंदे के लिए वो नॉमिनेट कर सकता है किसी आदमी को, ठीक है, अपने किसी बात, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि एक हुकूमत है, उसने कहा है राजा सुलेमान अकरम को हर जगह पे जाएं,
कल भी आपने देखा गुजरात हर जगह पे जा नहीं, वो इमरान खान साहब ट्वीट में क्यों नहीं इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं कि मेरा फलां बंदा है, उसका फलां अकाउंट है, सैलाब जदगान की मदद के लिए उस अकाउंट में अभी तक आपकी सजेशन आ गई? नहीं, सजेशन क्या आ गई? मैं बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो देखो एक सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है ना। मैं यही आपसे पहला सवाल था कि सैलाब जदगान के लिए पीटीआई ने बतौर सियासी जमात क्या किया है? हम हर जगह पे जा रहे हैं, हमारे तो टेंट उखेड़ दिए, पता है, जंग में टेंट लगाए। गुजरात में इन्होंने कहा उठाएं, अपना छापर लगा के उसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर है और वो दे रहे हैं। अब काम ये इतने तक ही नहीं काम करने दे रहे। आप 5 अगस्त 14 अगस्त की FIR तो भूल जाएं, ये कहते हैं कि आप ये भी ना करें। अब मियाँ वाली गई है जो बस चला रहे हैं, वहां बहर तक नहीं आई, इतना डर से लोगों को कार्ड जारी किए गए। अवाम इनके साथ नहीं है और इनको अवाम का दर्द क्या, आपने ठीक कहा। अच्छा, अभी 27 सितंबर को जो जलसा आप करने जा रहे हैं, तो उस जलसे में कोई फंड रेजिंग करेंगे सैलाब जदगान के लिए? मेरा तो मैं बताता हूँ, मंदोखर साहब एक बार, आज आप अभी स्टेटमेंट सुने, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे बारे ये कहा गया तो मैं बाहर से इमदाद ही नहीं मांगता, ये मैंने गलत बयान दिया। उसने कहा कि मैंने बाहर से 1 रुपए की इमदाद भी नहीं ली, और जाएं जाके जितने इलाके हैं वहां जाके पूछें कि KPK ने कितने लोगों को हेल्प की है। हर जगह पे हमने पैसा दिया है KPK। आप बल्कि जाएं, आप जाके विजिट करें कि KPK ने अपने मुतस्सरीन फैक्ट्रीज को सैलाब के किस तरीके से कमोडेट किया है, और उस जलसे में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो क्या ये कोई सियासत हो रही है न्याय साहब कि अगर इमदाद आ गई तो उसका फायदा हुकूमत को मिलेगा, अगर सैलाब जदगान की मदद हो गई, क्यों नहीं बतौर सियासी जमात आप लोग उस तरह चंदा मांग रहे जिस तरह इमरान खान साहब अपनी शौकत खानम के लिए कैंपेन चलाई, बड़ी कामयाब चलाई, और दूसरे मामलात में तो इस मामले में क्यों नहीं वो सामने आ रहे? एक आदमी जेल में है, उसको शायद ये है कि बाहर किसी तरीके से चंदा मांगा जाए, उसमें कुछ भी हो सकता है। यानी उनका कोई ऐसा काबिल एतबार बंदा नहीं है जिसका नाम और अकाउंट जैसे कि मैं हूँ, सलमान अकबर राजा है, सारे हैं, सब पे कर तो खान साहब क्यों नहीं ट्वीट में आपको जिक्र करते कि इनके अकाउंट में चंदा दें? मैं बताता हूँ, मेरी खान ये तो मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, स्पोक्स पर्सन 5 महीने से नहीं मिला। आप इस देखें, आपने जो क्वेश्चन उठाया है ना, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये जो पॉइंट आज उठाया, ये भी हम कल डिस्कस, कल मेरी मुलाकात, हम कल ये भी डिस्कस करेंगे। जी मैं तो मान गया हूं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त किए कि बजाय ये कि एक सजायाफ्ता मुजरिम से इंटरव्यू लिया जाए, वो तो ना जाने इनका ये 100 अकाउंट चलाता कौन है, तो उसके जरिए ऐलान कर दे। ज्यादा से ज्यादा पुख्तनख्वा हुकूमत के लिए ना करे, सिर्फ 4 सूबों के लिए ऐलान कर दे, और 4 सूबों में वो अकाउंट खोल दे, अपनी पार्टी के अकाउंट खोल दे, वहां जमा कर दे। और दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, अभी किसी और शो में मैं देख रहा था, पंजाब की किसी वजीर को, उसने बोला आइए टेंट लगाए आपके सिंध की आवाम के लिए, अगर आप इमदाद देना है, जनूबी पंजाब के लिए देना है, मुल्तान के लिए हमारे MNA मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा, अली मूसा गिलानी वहां बैठे हुए कर रहे हैं, आप जाके रब्ता कर ले, किधर आपने टेंट खोलना लगाना है, किधर इमदाद करना है, आपको कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। चलें, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, मंदोखेल साहब चलें, मंदोखेल साहब चलें, कुछ नहीं करना है। ये PTI तो जो नहीं कर रही है, कर रही है, पीपल्स पार्टी ने अभी तक फंड रेजिंग क्यों नहीं शुरू की बतौर एक सियासी जमात? और बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत फंड्स ही नहीं मांग रही है आलमी सतह पे, तो खुद पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस हवाले से? क्या सिंध की हुकूमत ये अपील नहीं कर सकती? देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब ये उस सूरत होगा जहां बिल्कुल, अभी तो सिंध में ऐसी सूरत नहीं है जो पंजाब में है। आप थोड़ा सा मुझे लौजान साहब अपने रिपोर्टर को जरा सही रिपोर्ट से ले, सिंध का सूरत वो नहीं है जो पंजाब में। पंजाब में इंतहाई खराब सूरत है, वो भी हमारा सूबा है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सिंध की वो सूरत नहीं है जो इस वक्त सिंध हुकूमत मदद कर सकती है, वो कर रही है। अच्छा। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट का वफाक के सतह पे हम तो ये कहते हैं कि आप पंजाब में लोगों को पैसे दे, वहां पे राशन दे, जो चीज करे, लेकिन यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, अगर कई हुकूमतों को जरूरत पड़ जाती है तो यकीनन मांगना चाहिए पैसे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पंजाब में कहा जाता है कि जितने भी इमदादी सामान दिया जाता है या खाने की चीज़ें दी जाती है, उस पर वज़ीर आला मरियम नवाज की तस्वीर जो है होती है, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है? नहीं, मुनासिब बात नहीं है। मैं आज ही शाम को इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ कराची, और कल मैं मरी गया हुआ था वहां पे, तो वहां तो डस्टबिन के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीर लगी है, वो जो भुट्टे की ठेला है उसके ऊपर भी तस्वीर लगी है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यहाँ तो हर जगह वो डस्टबिन और भुट्टा बेचने वाले और वो दूसरे जो पकोड़े बेचने वाले, वहां में मरियम नवाज की तस्वीर ठेले पे लगी है।
तो मुझे लग रहा है वो ठेले वाले भी गलबन उन्हीं की ठेले की तस्वीर लगी हुई थी, तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को दिल आजारी होती है। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इमदाद करना है। दीन क्या कहता है वैसे तो एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर न चल पता। वैसे तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है उस पर भी बेनजीर की और उसके इश्तिहारों पर भी बेनजीर की तस्वीर होती है। देखिए वो एक एक्ट के तहत एक अदारा है। इसी तरह इंसाफ कार्ड में तहरीक इंसाफ की उनकी तस्वीरें चली, इमरान खान साहब की चली। वो जो एक रेगुलर स्कीम है वो तो चल रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडी अचानक सैलाब का जो मुसीबत है वहां तो नहीं चला है। वो तो कानून के तहत एक्ट के तहत बीएसपी बनी और उसके तहत इंसाफ कार्ड चल रहा है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। बेशक है। बहुत शुक्रिया नियाजुल्लाह नियाज साहब, अब्दुल कादिर मुंतखिल साहब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे सैलाब की इंतबाकारियों से पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ रहा है और आने वाले वक्तों में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों को। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर। पंजाब से एक तूफ़ान और सैलाबी पानी का रैला जो सिंध में दाखिल हो गया है अपनी तबाहकारियों के साथ। इस वक्त पंजाब के अलावा सिंध के सैकड़ों देहात ज़ेर आब हैं और इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा और कितने अरसे तक ये असर रहेगा, इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकानमी पे गहरी नज़र रखते हैं सैयद मेहताब हैदर। बहुत शुक्रिया मेहताब। पंजाब के अंदर जो इस वक्त नुकसान हुआ है वो जिन इलाकों का, और पंजाब हमारी फूड बास्केट है, तो क्या अमली तौर पे हम क्या देख रहे हैं, इसके असरात कितने अरसे तक रहेंगे हमारी मईशत पे, और क्या अजनास की जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमतें, अशिया खुद नोश की कीमतें ये आने वाले वक्तों में कहाँ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बुनियादी तौर पे आज उसका पहला आउटकम तो है, और पहला आउटकम ये है कि स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जब इस फ्लड से पहले हर कोई तवक्को कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज उसको मेंटेन रखा है। पहला तो इसका आउटकम बड़ा क्लियर है। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, देखें पंजाब जो है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फूड बास्केट है, और उस फूड बास्केट में अगर एग्रीकल्चर मुतासर होगी तो उसके नतीजे में जो फूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। और शायद इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी, यानी पिछले साल जब हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि अगले माली साल के दौरान जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा, तो ये नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये फ्लड्स की जो सिचुएशन है ये भी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ यही वजह है, दूसरी वजह एक और भी है कि जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। आपने देखा है कि हमारे साथ होता क्या है, जब हम थोड़ा सा इकॉनमी को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ती। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से पॉलिसी रेट जो है वो बरकरार रखा गया है। फूड बास्केट का जहाँ तक तल्लक है वो ये है कि अभी हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो एवरेज इन्फ्लेशन 5 to 7% के दरमियान है। तो अब देखना ये है कि ये फूड की प्राइसेस कहाँ तक जाती हैं और उसके नतीजे में जो ओवरऑल CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो उसमें इजाफा तो नहीं हो जाता। मैं आपको थोड़ा सी एक झलक दिखा दूं फूड प्राइसेस के हवाले से। अगस्त 2025 के पहले हफ्ते की जो कीमतें हैं और फिर सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते की, यानी तकरीबन एक महीने के अंदर प्राइसेस कहाँ से कहाँ गई। आटा 20 किलो का जो थैला 1600 रुपये में मिल रहा था अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में, वो सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते की कीमत जो है 2360 रुपये हो गई। ठीक। इसी तरह चीनी 1 किलो 172 रुपये से 190 रुपये तक चली गई है। चावल 178 रुपये फ़ी किलो से 200 रुपये तक, और चिकन ब्रायलर 1 किलो 405 रुपये से 460 रुपये तक चली गई है, और दूध 1 लीटर 220 रुपये से 235। इसी तरह अंडे की कीमत भी 285 दर्जन से 320 पे गई है। टमाटर 140 से 340 पे, और प्याज 72 रुपये से 150 पे, आलू 100 रुपये से 130 रुपये। ये तो अभी की इब्तदा है, तो अभी इसके इम्तहान और भी हैं। ये मामलात किस तरफ जाएंगे? देखें, ये फूड इन्फ्लेशन या फूड की प्राइसेस इस फ्लड के बाद बढ़ने के कभी इम्कानात हैं, और ये जो 5 से 7% की इन्फ्लेशन का टारगेट था पिछले माली साल में जो रखा गया था,
ये तो ये है कि ये बढ़ जाएगा, ये एक्सीड कर जाएगा। तो जब ये एक्सीड करेगा तो हमें बजाय इसके कि हम ये तवक्को रखें कि पॉलिसी रेट कम होगा, आइंदा आने वाले चंद माह के दौरान पॉलिसी रेट ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, एक तो इसका ये असर है। जो दूसरा असर है, मैं समझता हूं उसकी असेसमेंट होनी अभी बाकी है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ का टारगेट था वो 4.2% इस साल के लिए है। इस फ्लड के बाद अभी तो ये कहा जा रहा है चूंकि वाटर अभी पूरी तरह से रिसीड नहीं हुआ और वो इलाके पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए। पंजाब में हालांकि पानी निकल के सिंध की तरफ जैसे आप कह रहे हैं वो जा चुका है, लेकिन जो असेसमेंट है वो होनी बाकी है। मैं एक बात जो है वो दावे के साथ कर सकता हूं और वो ये है कि ये जो 4.2% की ग्रोथ थी, ये ग्रोथ का टारगेट अचीव नहीं होगा। अब इसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? पिछले साल आप ये देखें तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे कम हुई थी। तो अगला माली साल जो है, ये जो माली साल यानी 30 जून को खत्म होगा, इसमें भी 2.5 से 3% से ज्यादा की ग्रोथ की तवक्को नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर हमारी IMF के साथ जो भी मुआहदा हुआ है वो कितना मुतासर होगा, और क्या IMF की शराइत जो हैं कड़ी होंगी या कोई नरमी भी दिखाई जाएगी? IMF का एक डेलीगेशन ये 25 सितंबर से पाकिस्तान के विजिट पे आ रहा है फॉर 2 वीक्स, और उसके दौरान बेसिकली वो जो काम करेंगे वो यही होगा कि ये सेकंड रिव्यू और थर्ड ट्रांच जो है इसके बाद बोर्ड के पास जाएगी और रिलीज होगी। होगा यही कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो पिछले साल पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्री हुए थे और उसके बाद एक बजट पेश हुआ था, वो नंबर सारे हिलेंगे। तो जो पाकिस्तान का ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो IMF के साथ रीनिगोशिएट होगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी। आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी। अब इसके इम्पैक्ट के नतीजे में उसके असरात क्या होंगे ओवरऑल फ्रेमवर्क के? वो ये होंगे कि या तो IMF आपको ये जो फ्लड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं इस पे एग्जेम्पशन दे सकता है, चूंकि किसी भी डिजास्टर की सूरत में IMF ये कर सकता है, लेकिन आपका रेवेन्यू के ऊपर क्या असरात होंगे, आपके अखराजात के ऊपर क्या उसके असरात होंगे, आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर क्या असरात होंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या असरात होंगे। क्रक्स ये है कि शायद आपका रेवेन्यू इंपैक्ट होगा, क्योंकि रेवेन्यू का अगर पहले 2 माह के अंदर ही देख लें तो पिछले साल टारगेट FBR अचीव नहीं कर सका था, लेकिन पहले क्वार्टर का टारगेट अचीव कर लिया था। अभी 2 माह के अंदर FBR का शॉर्टफॉल है और सितंबर के अंदर भी शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। तो इसी मौके पे जब IMF भी यहां पे होगा तो या तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे या मजीद टैक्स भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये तो मजीद टैक्स जो है, लोग पहले ही पॉवर्टी लाइन से मजीद नीचे जा रही है पॉपुलेशन हमारी, और बिजली के बिलों के लिए भी वज़ीर आज़म IMF से इजाज़त ले रहे हैं, उसको मिल गई है इजाज़त या नहीं? अभी तक IMF की तरफ से फाइनल इसके बारे में कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊं मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं हतमी तौर पे जो अगस्त के बिजली के बिल हैं वो माफ़ है। देखें अभी तक की जो एक तो ये है कि उसकी वर्किंग के ऊपर वर्किंग जारी है कि टोटल इसका इम्पैक्ट कितना होगा। वो कर ये रहे हैं कि जितनी डिस्कोस के अंदर जहाँ जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे उनके बिजली के अगस्त के बिल वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना आएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने बजट से इसको देना होगा, तो वो इस वजह से IMF से उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। दूसरी बात एक और भी है, वो ये है कि जब हम अपने मामलात को खुद मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उससे जाके परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये तो स्टेट की पूरी मैं समझता हूँ जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इससे डिपिक्ट भी होती है। अच्छा, नवंबर में GSP प्लस के लिए यूरोपियन यूनियन का रिव्यू मिशन भी पाकिस्तान आएगा, खबरें तो यही हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल को भी नज़र में रखेगा GSP प्लस के हवाले से कोई फैसला करने से पहले? देखें ये जो अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, GSP प्लस जो है जो लास्ट हमारा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है और अभी ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। चूँकि आपको पता है कि पिछले साल जो EU की पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे वो नहीं थे, तो उन्होंने ट्रांजिशन के तौर पे उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब उस एक्सटेंशन के ऊपर पाकिस्तान ने या बाकी ममालिक भी उसके अंदर GSP प्लस की जो स्कीम है उसके अंदर शामिल है। ये जो रिव्यू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि पाकिस्तान ने ग्रेजुएट करना है नई GSP+ स्कीम के लिए। तो उस स्कीम के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान का ये रिव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये साबित करें कि हमने जो लास्ट GSP+ लिया था उसमें जितनी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी की हैं, और जो नया GSP+ आ रहा है उसके लिए भी हमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल और एट एग्जीक्यूशन स्टेज कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन इसमें नई चीजें भी शामिल होंगी। और रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है GSP+ के लिए उनकी जितने भी पाकिस्तान ने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, लेबर राइट्स के मुतालिक, ह्यूमन राइट्स के मुतालिक, इकोनॉमी के मुतालिक, डेमोक्रेसी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को हमने उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट देनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट इलेक्शन से रिलेटेड एक रिपोर्ट EU के ऑब्जर्वर्स आए थे, वो अभी तक हमने उसको पब्लिक करने की उन्हें बाकायदा परमिशन नहीं दी। लेकिन EU भी तो नहीं कर रही पब्लिक। उनके लिए होता ये है कि रेसिपिएंट कंट्री से पूछा जाता है और उनकी इजाज़त लेकर जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो पहले होती रही है जारी, पहले जारी होती रही। लेकिन अगर वो पब्लिक नहीं भी कर रहे तो क्या यूरोपियन यूनियन अपने अहम फैसलों से पहले अपनी उन रिपोर्ट्स को भी मद्देनजर रखती है जो उन्होंने पब्लिक नहीं की होती? डेफिनेटली, बिल्कुल मद्देनजर रखते हैं वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। उनकी GSP+ स्कीम के तहत जितने बेनिफिशियरी कंट्रीज हैं, जिनकी तादाद अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो शायद 10 से ज़्यादा है, उन सब के लिए वो पॉलिसीज जो है वो एक ही तरह की होती है। ठीक है। और इसके लिए हमारे लिए बड़ा जरूरी, और मैं आपको एक और बात बताऊं क्योंकि इसी से रेलेवेंट है, वो अपनी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स में इजाफा कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करें और उन ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी जो कंप्लायंस है उसको इंश्योर करें। और अपनी रिपोर्टें वो खुद भी ज़रूर पढ़ेंगे फैसले। बिल्कुल पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद मेहताब हैदर। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।